मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ आते वक्त इसी तरह का एक हैंगर लगा था और खाली जगह थी। शायद मैंने पूछा किसकी मीटिंग थी, तो कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आए थे यहाँ, तो उनकी भी मीटिंग हुई। तो आप सबसे उम्मीद यही रखते होंगे कि चुनाव के समय जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया और कौन सी योजनाएं बना रही हैं, भविष्य में आपके लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हो सकता है, यहीं पर मैं भाषण देख रही थी कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ चुनाव के समय आकर वो आतंकवाद और सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि कर्नाटका में ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, शायद उनको कोई गलतफहमी है। मैंने सोचा कि क्या होता है कि जब सत्ता बहुत हो जाती है तो अक्सर जो अधिकारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सत्ता से डरते हैं, मतलब सच नहीं बताते आपको। तो हो सकता है कि जब इनका भाषण तैयार हो रहा था तो जो अधिकारी बैठे थे उनकी चर्चा हुई होगी कि हम भाई क्या बताएं मोदी जी को, कौन से मुद्दे में कर्नाटका जा रहे हैं, वहां पे कौन सी बातें करेंगे। तो किसी अधिकारी ने कहा होगा कि चलो रोजगार की बात करा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे ने कहा होगा हम कहेंगे क्या, रोजगार तो बनाए नहीं हमारी सरकार ने 3.5 सालों से। फिर किसी और ने कहा होगा कि चलिए महंगाई की बात बता देते हैं, लेकिन महंगाई की क्या बात करेंगे, क्योंकि इनके समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी बहनें दुकान जाती हैं, दाल, सब्जी, आटा, डीजल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया है, खरीद ही नहीं पाती है कुछ भी। आधे टाइम तो घर वापस आ जाती होंगी आधी चीजें छोड़कर, तो महंगाई की क्या बात करें। तो इन अधिकारियों ने तय कर लिया होगा चलो यही मुद्दा दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं कि यहां कर्नाटका में किसान आत्महत्या से, आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहां आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहां 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3,734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1,675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी
जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड, ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटका में। यहीं पे आपकी अपनी स्थिति आप देखिए, यहां एक समय 4 बैंक होते थे अलग, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक और कनारा बैंक। इन्हीं के आतंक से, इन्हीं सरकार की कुनीतियों की वजह से ये सारे मर्ज कर लिए गए हैं और आज सिर्फ एक बैंक है आपके क्षेत्र में। नेहरू जी ने बेंगलुरु का हवाई अड्डा तब बनाया अपने समय में, इंदिरा जी ने नए बेंगलुरु का पोर्ट बनाया, न्यू बेंगलुरु पोर्ट। क्या हुआ? दोनों बेच दिए गए। किसको? और क्यों? इस देश के सारे पोर्ट, इस देश के सारे एयरपोर्ट, इस देश की पूरी संपत्ति, इतने बड़े बड़े पीएसयू जिससे आप सबको नौकरियां मिलती थी, आपको रोजगार मिलते थे, इसीलिए तो बनाए गए थे। ये सब 1 या 2 लोगों को क्यों बेचे जा रहे हैं? और अगर ये आतंक नहीं है तो क्या आतंक है कि सारे देश की संपत्ति, जो आपका पैसा है, जहां से आपको रोजगार मिलता है, वो अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए, सब कुछ दे दिया। यहां आपके अपने पोर्ट दे दिए, अपना एयरपोर्ट दे दिया। और आपको सवाल उठाना चाहिए कि ये आतंक क्यों फैल रहा है इस तरह से। ये जो बीजेपी का है भ्रष्टाचार का आतंक, सोचिए और समझिए कि एक बहुत बुरी आदत डाल दी है आपने इनमें। और जब नेता की आदत बुरी हो जाती है ना, तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत नेताओं को जानती हूं मैं, छूटती नहीं है। एक बार ये लालच और सत्ता और लूट की आदत पड़ जाती है तो सारा ध्यान उसी पर जाता है कि कहां से मैं कितने पैसे बना पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि कहां से किस तरह से मैं विकास कर पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि इनकी समस्या है किसानों की, किस तरह से सुलझाऊं, या महिलाओं को क्या क्या संकट है उनके जीवन में, कैसे सुलझाऊं। क्या होता है, खास तौर से जब नेता या एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये समझ जाती है कि चुनाव के समय हमें विकास, महंगाई, रोजगार, इन चीजों की बात करने की जरूरत नहीं है, हम धर्म की बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे जनता की जो भावनाएं हैं वो उभर जाए, जनता के जो जज्बात है वो उठे, तो जनता उसी जज्बाती मामलों में आकर हमें वोट दे देगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर से चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर हमें काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये आदत जो पड़ गई है इन लोगों की, ये आदत तोड़नी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, चुनाव होता क्या है, एक मौका होता है अपने भविष्य को बदलने का। एक मौका होता है कि एक ऐसी सरकार आए, ऐसे नेता आए जो आपके लिए सचमुच ईमानदारी से काम करे। और अगर ऐसे नेता आते हैं, ऐसी सरकार आती है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर बेंगलुरु आज, कर्नाटका का पूरा प्रदेश आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसकी वजह है कि एक जमाने में किसी ने सोचा होगा कि हाँ देखो यहाँ की मजबूतियां क्या है। मुझे याद है, मैं 15-16 साल की थी, मुझे याद है, जनार्दन जी आपको भी याद होगा, मेरे पिताजी कहते थे
कि कर्नाटका में इंग्लिश भाषी लोग हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, पंडित नेहरू जी ने बनवाए। तो यहाँ पे अगर हम शिक्षा को मजबूत कर लें, तकनीकी शिक्षा, आईटी की शिक्षा, तो ये प्रदेश देश क्या पूरी दुनिया में अपने बच्चों युवाओं को भेज पाएगा कि अच्छी अच्छी नौकरियां करें। उसका नतीजा क्या हुआ? उस समय की जो सोच थी, 1985 के समय की मेरे पिताजी की सोच थी, उसने उस सोच ने नींव डाली और आज बेंगलुरु के, कर्नाटका के युवा और जिनकी तकनीकी शिक्षा मजबूत है, जिनकी आईटी में शिक्षा मजबूत है, दुनिया भर में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। तो अगर सरकार की नीयत सही होती है, नेता ईमानदार होता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आदत डल गई है बीजेपी की नेताओं की कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के समय आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे धर्म के बारे में या जाति के बारे में या फिर कभी आतंकवाद के बारे में या सुरक्षा के बारे में। मैं नहीं कहती कि ये मुद्दे नहीं है, सबके दिल के करीब है ये मुद्दे, लेकिन चुनाव के समय हमें जो वोट डालना चाहिए वो अपनी जरूरतों पर आधारित वोट डालना चाहिए। चुनाव के समय जनता को जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि पिछले 3.5 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है कर्नाटका में, तो कितने रोजगार बने? मैं बताती हूं, रोजगार घटे हैं, बने नहीं है। कितने नए उद्योग बने? मैं बताती हूं, छोटे से मीडियम जितने उद्योग हैं, जो छोटी दुकानें हैं, छोटे व्यापार हैं लोगों के, इसमें से ज्यादातर काफी ऐसे हैं जो बंद हो चुके जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से। तो आपको पूछना है कि भाई महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई? और अगर ये जवाब है कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं, तो ये गलत जवाब है। क्योंकि अगर पूरे विश्व में भी महंगाई बढ़ रही है तो सरकार आपको उस महंगाई से राहत दे सकती है। राजस्थान की सरकार आज ही हाल में प्रदेश में महंगाई के राहत कैंप चला रही है। इसका मतलब है कि ऐसी स्कीमें हो सकती हैं जिससे मेरी बहनों का कि फिर भी मदद हो जाए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकी मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है। आज हर स्तर पर महंगाई की मार है। जैसे मैंने कहा, एक तरह का आतंक ही कहिए इसको, चाहे मछुआरे हो, चाहे किसान हो, हर चीज पे जीएसटी है, हर चीज को महंगा कर दिया है। जैसे मैंने कहा, पेट्रोल डीजल भी महंगा है, तो उससे पूरे जीवन पर असर पड़ रहा है। और जो 40% की इनकी सरकार चली, उसमें आपने देखा होगा कि चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन हो, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन हो, सब परेशान रहे हैं। कर्नाटका के 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपयों में आपके लिए एम्स बन सकते थे, 100 से ज्यादा अस्पताल बन सकते थे, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। भ्रष्टाचार के बहुत सारे और असर भी होते हैं। जब भ्रष्टाचार एक सरकार के अंदर इस तरह से घुस जाता है तो वो सरकार स्थिर भी नहीं रह सकती ठीक समय के लिए, और जो ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं वो भी नहीं ले पाते। सब सोच रहे होते हैं कि कब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किस तरह से मैं भी लूटूं। तो इसलिए इस सरकार में मुख्यमंत्री भी बदले, एक नहीं दो उससे ज्यादा भी मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। तो सरकार ना ठोस निर्णय ले रही है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि लूट लालच सत्ता है सबके मन में, सबके दिमाग में। और इन परिस्थितियों में जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की जरूरतें हैं, वो नकारी जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कैसे गुजारा करोगे? आपकी नंदिनी अच्छी चलती थी, उसको भी लूटने की कोशिश,
गुजरात से अमूल को लाकर उसको मर्ज करने की कोशिश, खाली पद, नौकरियां नहीं दी, पोस्ट के रेट फिक्स है, लोगों को घूस देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, महंगाई की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप इन सब परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं कि नहीं? ये मुख्य सवाल है जो जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए चुनाव के समय, कि ये जो परिस्थितियां हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं, जिनका सामना करने के लिए किसी ओर से समर्थन नहीं मिल रहा है, आपको मदद नहीं मिल रही है, इनको आप बदलेंगे कैसे? देखिए, चुनाव का समय बदलाव लाने का समय होता है। जैसे मैंने कहा, अगर एक ऐसी सरकार आए जो सचमुच आपके लिए काम करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी कुछ गारंटीज हैं। हम इसको गारंटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने कुछ कहा या कोई वादा किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो ज्यादातर अगर आप हमारे प्रदेशों में देखें जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वो वादे पूरे किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 18 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए। यहां भी जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी तो किसानों के कर्ज माफ होना शुरू हुआ था। जब हमने कहा कि पुराने पेंशन की स्कीम लागू होगी, क्योंकि हमें पता चला कि जनता बहुत परेशान है, जो नई पेंशन की स्कीम है इससे लोग घबरा रहे हैं। जो कर्मचारी पूरे जीवन काम करते हैं, सोच रहे हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पेंशन के पैसे कहां जाएंगे, अगर कहीं स्टॉक मार्केट गिर गई, कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो हमने समझा कि एक समस्या है और पुरानी पेंशन स्कीम हमने अपने प्रदेशों में लागू करनी शुरू की। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारी कुछ गारंटीज है, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन वादों को पूरा करना जानते हैं और उन वादों को पूरा करेंगे।